हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9वें भाव को लेकर। जिस तरीके से हमने 8वें भाव तक चर्चा की थी कि भाव और भाव के साथ उसमें जो ग्रहों के कारक तत्व समझाए गए हैं, उस आधार पे उस भाव में बैठे हुए ग्रह से हम चीज़ों को कैसे समझते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध और रहेगा, देखिए आगे की चीज़ों को लेकर जहाँ पे आप लोग कुंडली एनालिसिस की बात करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा संयमित होकर करिएगा। जीवन के अंदर हर व्यक्ति के दशाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दशाएं चुनौतियां तो आवश्यक रूप से देगी। इसलिए बहुत आगे तक का जब आप एनालिसिस करने जाओगे तो उस समय अवधि में क्या होगा, आप और घबराते जाओगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बल्कि एक डर मन में बैठ जाएगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक की चीज़ों को देखने और सोचने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा। प्लानिंग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 5 साल के अंदर तक रख के ही करें, क्योंकि जो बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे होंगी। तो अब कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा चलेगा जो कि किसी ना किसी अवधि में परेशान करता है। इस कारण से जब आप एक्चुअल में बीमार पड़ते हो आप तभी हॉस्पिटल जाते हो, और एक होता है कि आप पहले से एक बार नॉर्मल चेकअप कर लेते हो कि हाँ मेरा कोई बॉडी पार्ट डिस्फंक्शन तो नहीं कर रहा। उसी तरीके से 2-2.5 साल के प्रोस्पेक्ट्स या 5 साल के प्रोस्पेक्ट्स में जो है वो हमें आइडिया बैठ जाता है कि हाँ आगे की चीज़ें क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो जब आखिरी तक कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये स्थिति को देखना है, तो वो तो जाहिर सी बात है, आप पढ़ोगे, अब वो पढ़ोगे तो उसको लेके पहले से घबरा जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट प्लीज़ ना करें कि आगे की चीज़ें क्या होंगी। विवाह नहीं हुआ है, विवाह के पहले ही उसके बारे में सोच सोच के होगा क्या, मन के अंदर नेगेटिविटी चली गई ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ये जो इच्छा है, ये जो कामना होती है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे देखने की, ये कई बार ज़िंदगी में अच्छे करने की जगह नेगेटिव चीज़ें दिमाग पकड़ लेता है तो नीचे गिराने लगती हैं। इस कारण से ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब आज चर्चा करें 9वें भाव की। देखिए ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है त्रिकोण में ये सबसे प्रबल त्रिकोण है, सबसे ज़्यादा पावरफुल त्रिकोण यदि कोई है तो वो 9वां भाव है। 9वां भाव से हम भाग्य की भी बात करते हैं, और यहाँ से हम पिता की भी बात करते हैं, और यहाँ से हम हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेज की भी बात करते हैं। जब हम पिता की बात करते हैं तब यहाँ पर कारक तत्व बन जाता है सूर्य देव का, और जब हम यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे विकास की बात करते हैं, हमारे उच्च ज्ञान की बात करते हैं, उस समय अवधि में यहाँ के कारक ग्रह बन जाते हैं, वो हो जाते हैं गुरुदेव। तो पहली बात, 9वें भाव में कारक ग्रह के रूप में 2 ग्रह बताए गए हैं, एक सूर्य और दूसरे गुरुदेव। गुरुदेव जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट वेलबींग की कोशिश करते हैं। गुरु को सबसे शुभ ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए उन्हें कारक तत्व दिया गया है, और मनुष्य जीवन हो या किसी भी जीव का जीवन हो, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर उस व्यक्ति या उस जीव के बाद उस जीव की अगली पीढ़ी को खड़ा करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो गुरुदेव के अंदर है। इसीलिए जुपिटर जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, उसके अंडर में उसके बाद सेकंड लेवल का मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव प्लेनेट शुक्र होता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र वीर्य है और शुक्र कामिच्छाएं हैं जिससे कि संतान उत्पत्ति होती है। तो गुरु संतान का कारक है, उसके ज्ञान का कारक है, उसके सही और गलत के फैसले का कारक है। गुरु ही बड़े बड़े पदों पर बैठने के लिए एक सही बुद्धि प्रदान करते हैं। गुरु ही आपने कई बार देखा होगा जजेस की कुंडली में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सही और गलत का फैसला अगर कोई चीज़ कर सकती है तो वो जुपिटर के साथ जोड़ के ही देखी जाती है। इस कारण से जुपिटर सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट है, और यहाँ पर नेचुरली जो है ना वो 9 नंबर की राशि भी आती है जो कि गुरुदेव की राशि है। वैसे तो 9 नंबर की राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन इसे माना जाता है धर्म युद्ध की राशि है। वो धर्म युद्ध की राशि क्यों? क्योंकि सही और गलत ये हमेशा हमारे जीवन का एक हिस्सा बना रहेगा। आपके सामने कोई चीज़ ऑफर आ रही है, आपको अपने दिमाग से समझना पड़ता है कि वो कितना सही है या कितना गलत है। इसीलिए 9 नंबर की राशि को कहीं ना कहीं एक प्रकार से धर्म युद्ध यानी कि सही और गलत के बीच के फैसलों वाली राशियां भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेंगे वो इस भाव को प्रभावित करेंगे। पहला डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग ये आके कह देते हैं कि 9वें भाव में ग्रह बैठ जाए तो शुभ ही करेगा, शुभ ही करेगा। मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो ग्रह आके कैसे ऐसे बता देता है कि मैं शुभ ही करूँगा। बस हमें इतना पता होता है कि वो एक भाव है, उस भाव में जिस प्रकार का ग्रह बैठेगा वो ग्रह अपनी प्रकृति से, अपने प्रभाव से उस भाव को प्रभावित कर देगा। बस इतना ही पता होता है, इससे ज़्यादा वहाँ पे हमें कुछ भी पता
नहीं होता। बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं इस बात को। अब देखिए, भाव के साथ साथ फिर आती है राशि का तत्व, क्योंकि एक तो है भाव, अभी हम चर्चा सिर्फ भाव पे करेंगे, राशि पे भी नहीं करेंगे। इस भाव के अंदर 9 नंबर की राशि आ सकती है, 10 नंबर आ सकता है, 11 नंबर आ सकता है, 12, 1 से लेकर फिर 9 तक फिर सारे आ सकते हैं। तो अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रह जब जाते हैं तो उनका बर्ताव बदल जाता है। आप अपने एक मित्र के यहाँ जाते हैं तो बर्ताव कुछ होता है, दूसरे मित्र के प्रति हमारा बर्ताव कुछ होता है, हमारे अपने रिश्तों में किसी रिश्तेदार के प्रति हमारा व्यवहार कुछ है, किसी दूसरे रिश्ते के प्रति हमारा व्यवहार कुछ है। तो जो इसमें आने वाली राशियां हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार जो है वो राशियों के ऊपर भी निर्भर होगा, ठीक है। लेकिन उस भाव के प्रति हर व्यक्ति के जीवन में 9वें भाव की जब चर्चा करेंगे तो वो भाव तो कॉमन है ना। अगर मैं बात करूं, एक पुत्र है और एक पिता है, तो पिता और पुत्र के जो दायित्व और कर्तव्य है वो तो सबके लिए एक समान होंगे, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो जाए, चाहे वो अफ्रीका के जंगल में पैदा हो जाए, चाहे वो भारत में पैदा हो जाए। तो जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है भाव। तो भाव से उत्पन्न होने वाली चीजें जो कि कांस्टेंट है उसके प्रति मैं इस समय आपसे चर्चा कर रहा हूँ। राशियों के अंदर के प्रभाव ग्रह के उच्च, नीच, मित्रता और अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जब हम बात करें, सबसे पहली बात, इस भाव में कभी कोई ग्रह ना ही बैठे तो ये सबसे अच्छी बात है। किस्मत लिखी हो उस कागज पे, स्याही बिल्कुल ना चली हो, वो कोरा कागज बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि उसमें काबिलियत है कुछ लिख पाने की। लेकिन अगर आपके पास एक कोरा कागज तो दिया, उसके ऊपर कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो आपके पास जगह कम है उस पर लिख पाने की। इस कारण से हकीकत से समझें तो पहली कंडीशन, 9वें भाव में कोई भी ग्रह ना ही बैठे तो सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह वहां बैठेगा वो अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति के द्वारा आपके उस भाव को प्रभावित करेगा। अब इसके प्रभाव या तो हमारे पिता के ऊपर आएंगे या फिर हमारे ज्ञान के ऊपर आएंगे। देखिए, किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत उसी चीज को कहते हैं जहां पर आपके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान था और आपने परिस्थितियों को अपने ज्ञानवश, अपने वश में कर लिया। जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस बने थे, वहां पर यदि आपने अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस को अपने फेवर में कर लिया, उसी को किस्मत कहते हैं, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तुक्का लगा दिया और वही तुक्का सही चला गया। अपॉर्चुनिटी दी थी लगाने की, आपने लगा दिया तो आप उसे किस्मत मानते हो। वरना बेसिकली यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपके जीवन में आपके पिता के साथ होने वाले संबंधों को और आपके जीवन में आप किस हद तक किसी प्रकार के ज्ञान को समझोगे ये बताने की कोशिश करता है। ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 9th हाउस को देखा जा सकता है। व्यक्ति के पास किस प्रकार का दिव्य ज्ञान है वहां बैठे ग्रह ये बता सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितना बड़ा ज्ञान आएगा, जीवन की हकीकत यही है, व्यक्ति ने हमेशा संघर्षों से ही सीखा है। इसलिए जब भी यहाँ कोई ग्रह बैठ जाएगा तो जीवन में संघर्ष जरूर और जरूर देखने को मिलता है, वो कितना भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, क्योंकि ग्रह जब बैठेगा तो उस भाव पे दबाव है, उस पे एक प्रभाव है, वो कार्य करना लाजमी होता है। अब एक एक करके ग्रह बिठाते चल रहा हूं, समझते चलिएगा। मान लीजिए यहाँ पे सूर्यदेव जाके बैठ जाए। सूर्य कारक भी है पिता का और वहां बैठा भी है। तो जब कारक ग्रह अपने भाव में बैठा है, वहां पे 2 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर उस पर क्रूर ग्रहों ने दृष्टि दे दी तो भाव भी गया, भावेश का अभी पता नहीं, भावेश का मतलब है उस राशि का स्वामी, उधर के राशि का स्वामी अभी पता नहीं, ठीक है, ये मान के चलते हैं। अभी बस इतना पता है कि ये भाव है, इस भाव पे पड़ने वाली कोई भी दृष्टियां हमारे पिता से हमारे रिश्तों को निर्धारित करने का बल रखती हैं। अगर उस भाव के साथ साथ उसका कारक जो कि सूर्य है वहां बैठा है और उसके ऊपर भी ऐसी पृथकतावादी दृष्टि पड़ गई, तो हम ये कहेंगे कि पिता के साथ जो संबंध है वो डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तब जब सूर्य के ऊपर क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि या साथ बैठ के प्रभावित कर रहे हो तब, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य यदि यहाँ बैठा है क्योंकि वो उसका खुद का कारक भाव है, अपने भाव को बचाता है, पिता के साथ खड़े रहने का बल देता है, पिता से समर्थन दिलवाता है। सूर्य राज्य का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रतिनिधित्व है, तो ऐसे लोगों को कभी कभी राज्य से भी समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित हो गया, दृष्टि में आ गया गलत ग्रहों की, या फिर यहाँ पे वो ऐसी राशि में जाके बैठा जैसे कि नीच राशि अवस्था है, यहाँ पे सपोज 7 नंबर की राशि बनी हुई है, ठीक है, 7 नंबर की राशि मतलब 11 नंबर की लगन कुंडली, ऐसे स्थिति में सूर्य यहाँ बैठेगा तो शुरुआती संघर्ष को देखना पड़ सकता है पिता को भी अपने जीवन के अंदर, क्योंकि सूर्य की स्थिति उस भाव में पिता के जीवन को तो बचाएगी, लेकिन उसकी स्थिति जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से पिता के जीवन के बाद देखी जाएगी।
भाव के अंदर सूर्य अच्छा है लेकिन क्रूर ग्रहों पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो तभी उसके फलों में अच्छा है, अन्यथा संघर्षों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहां से सूर्य को हटा दिया, सूर्य बैठेगा तो सूर्य थोड़ा सा प्राइड का प्लेनेट है, प्राइड का प्लेनेट होने के कारण ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल साइंसेस है या जिसमें आत्मसम्मान ज़्यादा है वैसी वाली बातों की तरफ नेचुरली खिंचता चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा हायर लर्निंग्स हायर नॉलेज जैसा होता है, क्योंकि गुरु जो है या सूर्य जो है, गुरु जो है या सूर्य जो है, दोनों को एक साथ लेके बोल रहा हूँ, ये दोनों ही ग्रह सात्विक ग्रह हैं। ऐसे में जीवन के अंदर व्यक्तियों को सात्विक ज्ञान देने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। और सात्विक ज्ञान से अर्थ सीधे सीधे निकालिएगा कि दूसरों की भलाई का भी काम करेंगे, लेकिन सूर्य है तो अपने आप को अडिगता से आगे रखने की स्थिति के लिए पैदा करेगा, तो जीवन भी थोड़ा उस लिहाज से ही देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे चंद्रमा की। चंद्रमा यदि यहाँ आ गया तो क्या परेशानी है? देखिए, चंद्रमा का कारक तत्व में जो एक है ना वो है चंचलता। अगर चंद्रमा इस भाव में आके बैठ गया तो भाग्य में भी चंचलता आ जाएगी। ये एक्चुअल में अग्नि तत्व का भाव है, अग्नि तत्व के भाव में जल तत्व का ग्रह बैठ गया तो चंद्रमा जब यहाँ बैठता है भाग्य में बहुत ज़्यादा चंचलता आती है, भाग्य बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाता है, कभी एकदम से सपोर्ट आता है, कभी एकदम से डाउन होने लगता है, ठीक है। मन की स्थिति भी है वो, तो हायर लर्निंग्स में ऐसे लोगों का पढ़ने का मन तो कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चंद्रमा अपनी दशाएं अंतर दशाओं में ऐसे स्थितियों में भाग्य में बहुत ज़्यादा तेजी से अप्स एंड डाउन्स दिखाने की कोशिश करने लगता है जब यहाँ बैठता है। माता का कारक ग्रह है, माता के भाव से देखेंगे तो 6-8 के संबंध बना देगा चौथे भाव से। ऐसे स्थिति में भी थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेकर केयरफुल होना पड़ता है। तो चंद्रमा यदि यहाँ बैठे तो व्यक्ति में चंचलता बहुत आ जाएगी उसके भाग्य में। अच्छी बात कहूँ तो अच्छी बात यह है कि पब्लिक डीलिंग्स वाले कामों के लिए ऐसा व्यक्ति का भाग्य हमेशा खड़ा है, ठीक है, वहाँ के लिए वो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरली इमोशनल हो जाता है ऐसा व्यक्ति, या उस व्यक्ति के लिए कई बार चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। अपनी राशि का हुआ बलवान हो जाएगा और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, फिर व्यक्ति कई बार इमोशनल होकर काम करने लगता है। अब किस्मत से कई बार इमोशनल होना अच्छा भी होता है, कई बार परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य का रिश्ता देखा जाए तो मित्रवत है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, फादर के हेल्थ को कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करे ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का सपोर्ट करते हैं क्योंकि अपनी राशि में उनको बिठा के उच्च करते ही हैं। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा की प्लेसमेंट, यहाँ 9 नंबर की राशि की बात नहीं हो रही है, इस भाव की बात हो रही है। इस भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गुरु का समर्थन करता ही करता है। ऐसे लोग गुरु के प्रभाव से चैरिटी की तरफ भी अपना काम करने की कोशिश करते हैं, हायर लर्निंग्स की तरफ भी काम करते हैं, ज्योतिष विद्याओं की तरफ भी कोशिश करने के लिए आगे आ जाया करते हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरु को पूरी तरीके से अपना समर्थन देने की कोशिश करते हैं। मित्रता ही है, कोई शत्रुता नहीं है, ठीक है, इस कारण से। और हायर लर्निंग का भाव है तो वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ व्यक्ति चंचल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। मंगल आ जाए तो क्या है, मंगल की प्रकृति थोड़ी सी गड़बड़ है। मंगल जो है वो एग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है। पिता के साथ अगर उसके रिश्ते को देखें तो मंगल सूर्य के प्रभाव से जब आएगा तो वो एग्रेसिव प्लैनेट होने के कारण जिन लोगों की कुंडली में 9th हाउस में मार्स देखने को मिला, अगर मंगल उच्च का हो गया, मित्र राशि का हो गया, तो ऐसा देखने को मिला कि पिता जो है उनके वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटीज़ में से देखने को मिले क्योंकि मंगल को हम लड़ाई झगड़े के साथ जोड़ के देख लेते हैं तो थोड़ा सा गर्म मिजाज के हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे में फादर, ठीक है, पिता का नेचर। जब मंगल यहाँ पे बैठता है तो साहस और पराक्रम की स्थिति परिस्थिति बार बार खड़ी होती है जीवन के अंदर, क्योंकि वो भाग्य में बैठा है। अब वो भाग्य भाव में एक नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से क्या है, क्रूर भी है और पापी भी है। नेचुरल रूप से क्रूर और पापी ग्रह भाग्य में बैठा है, तो जब उस भाव की बात करेंगे, आपके घर में अगर एक बहुत ही नामी गुंडा डाकू बदमाश और वो भी दारू पी के आके बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये वाली स्थिति खड़ी समझिए। मंगल एक क्रूर भी है और एग्रेसिव भी है, वो प्लेनेट अगर जाके बैठा हुआ है उस भाव में तो भाव की स्थिति में भी एक अजीब सी चुनौतियां उत्पन्न करेगा। इसलिए भाग्य भाव में बैठा हुआ मंगल, अगर हम दशाओं अंतर दशाओं की बात करें तो अगर वो शुभ भाव का स्वामी होकर वहां पे शुभता दिखा रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगल को देखिए तो मंगल कहीं ना कहीं आपसे आपके जीवन में बार बार साहस पराक्रम की मांग करता नजर आएगा। अगर कुंडली के 9वें भाव में मंगल बैठा है तो मान के चलिए जीवन में बचपन से लेकर आखिरी तक व्यक्ति को संघर्ष, साहस, पराक्रम बार बार लगाना पड़ता है अपनी किस्मत को, अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मंगल की जगह मान लीजिए गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे इवन की गुरुदेव नीच के हो जाते हैं तो संघर्ष शुरुआत में दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी जुपिटर का सूर्य के साथ भी एक पॉजिटिव रिलेशन है और गुरु का गुरु के साथ साथ तो पूरे संबंध है।
यहाँ पे अगर गुरु बैठा हुआ मिला तो जो फादर है, फादर को किसी ना किसी तरीके से कोई नाम प्रतिष्ठाएं देने की कोशिश कर जाता है ऐसा गुरु, भले वो नीच राशि ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रति गुरु का जो समर्पण है वो ठीक ठाक है। और यहाँ पे जब गुरु बैठता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा। ये अलग बात है कि गुरु अगर नीच हो गया तो ज्ञान का तत्व थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी व्यक्ति ज्ञानी होगा। गुरु का इस भाव में बैठना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट पॉइंट देता ही देता है, पूरी तरीके से उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के मामले में भी ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, बहुत अच्छी कंडीशन सिर्फ यहाँ पे कही जा सकती है। लेकिन फिर वही बात है, अगर ग्रह यहाँ बैठा और कारक भी है तो पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा तो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि ना हो तो ही अच्छा। अग्नि तत्व का भाव है, गुरु के पास जल और अग्नि के दोनों तत्व हैं, लेकिन एक्चुअल में हम तत्व पढ़ते हैं आकाश का तत्व। आकाश का तत्व मतलब बहुत बड़े होने की कैपेसिटी है इसके अंदर भी। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को जीवन में काफी हद तक बड़े पद, बड़ी पोजीशनों की तरफ भी ले जाने की कोशिश करने लगता है, अगर राशि के हिसाब से अच्छा हो तो। अगर वहां पे वो मित्र राशि का नहीं है, शत्रु राशि का है, तो संघर्ष दिखाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाएगा। गुरु के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, मान लीजिए बुध बैठा है, अब बुध बुद्धि का है, ठीक है, तो उसके कारक तत्व में बुद्धि वाला काम आ गया। ऐसे लोगों के पास जो माइंड होता है वो बहुत अच्छा होता है, बुद्धि उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। इस भाव में बैठा है, उस भाव के प्रति अगर हम बात करें तो बुध वाणी का कारक ग्रह है, बुध वाणी का कारक ग्रह है, तो वाणी वाले भाव से उसका जो बैठना है वो कैसा हो गया, वाणी का कारक ग्रह अपने भाव से 6-8 होकर बैठ गया। तो कभी कभी जो वाणी है उसके अंदर बहुत ही गहराई होगी, 6-8 का संबंध समझिए। इस वाणी वाले भाव से आप देख रहे हो तो ये 8वां घर है। ऐसे लोगों की बात में बहुत गहराई होती है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों के बात करने के ढंग में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस भाव से, वाणी वाले भाव को वो छठा मान जाता है, तो जो दूसरे लोग हैं वो उनकी वाणियों से भी कभी कभी घबरा के उनसे थोड़ा सा अपोज हो जाते हैं। वाणी का कारक है, सेकंड हाउस की बात होगी, सेकंड हाउस से इसकी प्लेसमेंट को देखेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से जब यहाँ पे गुरु बैठेगा तो सेकंड हाउस का कारक गुरु है, जब लोगों के साथ की बात आएगी, फैमिली के अंदर की बात आएगी, तो गुरु जब भाग्य में बैठेगा तो फैमिली के साथ वाले रिलेशंस में भी कुछ ना कुछ चुनौतियां उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस कारक भाव से उसकी स्थिति 6-8 हो जाएगी, गहराइयां बहुत देने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी यही होता है। अब दूसरी चीज देखिए, बुध सूर्य का समर्थन कर देता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो आपस में एक दूसरे से न्यूट्रल से है। ऐसे लोगों का जिनका कि बुध नवम भाव में देखने को मिला, वहां पे उन संतानों ने अपने पिता को सलाह दी है, कई बार जीवन के अंदर ऐसा देखने में आया है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक ग्रह है, भाग्य में बैठा है और पिता की तरफ सूर्य के साथ संबंध को देखेंगे तो कई बार ऐसे लोगों का देखने को मिला है कि ये लोग अपने पिता को कहीं ना कहीं सलाह देते हुए नजर आए हैं, या पिता की उन्नति में संतान की कोई ना कोई योगदान आवश्यक रूप से देखने को मिला है। ये प्लस पॉइंट के रूप में कह सकते हैं। लेकिन अब दूसरा सर देखिए, बुध और गुरु, बुध और गुरु के समर्थन में जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि बुध जो है वो गुरु की एक राशि में जाके नीच राशि प्रभाव दिखाता है, ठीक है। बुध जो है वो गुरु की 12 नंबर मीन राशि में जाके अपने आप में नीच राशि प्रभाव भी दिखाता है। और गुरु के साथ बुध का जो रिश्ता है वो कैसा है, गुरु और बुध के रिश्ते को हम मान सकते हैं कि न्यूट्रल। जब कभी भी 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर से कुंडलियां बनती हैं तो बाधकेश कौन बनते हैं, बाधकेश बनते हैं बुध के लगन में गुरु और गुरु के लगन में बुध। तो इस वाले रिश्ते को यहाँ से भी समझना पड़ता है कि गुरु और बुध जो है ना, ये आपस में एक दूसरे के लिए बाधकेश है। एक ज्ञान है और एक बुद्धि है। बुद्धि का काम ऑब्जर्वेशंस में है और ज्ञान है पढ़ने में। तो गुरु विजडम है, बुद्धि बुध है, इसमें आपस में एक दूसरे में बाधकेश प्रभाव भी कार्य करता है। ऐसे स्थिति में बुध जब नवम भाव में बैठता है तो उसका बाधक प्रभाव गुरु के ऊपर भी काम करने लग जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम किस तरीके से, बुद्धि नेचुरल है, भाग्य में बुद्धि बैठी है, ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर्स हैं, लेकिन इन लोगों को जब बात आती है किताबी ज्ञान को लेने की तो यहाँ पे किताबी ज्ञान को लेना इनके लिए कई बार जीवन में चुनौतियां बन जाता है, बाधकेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति नेचुरली बहुत सारी चीज़ों को जानता है, तो जब दूसरा कोई व्यक्ति उसे कोई चीज़ समझाने सिखाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे ऐसा कई बार फील आउट आता है कि सामने वाले व्यक्ति में वो पकड़ नहीं है, वो नॉलेज नहीं है जो मुझे सिखा सके। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाग्य का भाव है, नेचुरल ऊर्जा है, वहाँ पे व्यक्ति की बुद्धि बैठी हुई है और वो बुद्धि बुद्ध गुरु से बाधकेश प्रभाव दिखाती है। इस कारण से ओवरऑल कंसिडरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे बैठने के कारण बुद्ध के लिहाज से देखें व्यक्ति की बुद्धि में एक नेचुरल पावर आ जाती है, लेकिन अपने कारक भाव से इसको चुनौती मिल जाती है। यहाँ पे राशि ठीक होनी चाहिए ताकि बुद्धि की स्थिति अच्छी बरकरार रहे। दूसरा, यहाँ पे सूर्य का समर्थन करता है और फादर को हमेशा ही सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस परिस्थिति में बुध 8वें, 12वें या छठे घर का स्वामी ना हो तब, अगर 6, 8, 12 का स्वामी हो गया
तो वो बुध अपने साथ उन भाव के प्रभाव को भी लेके बैठ जाएगा। और कोई भी ग्रह हो, अगर वो 6 8 12 का स्वामी होकर वहां बैठा है तो वो तकलीफें भी पिता को भी देगा और आपके भाग्य के अंदर भी उन तकलीफों को बढ़ा देगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें, बुध सौम्य ग्रह है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मान लीजिए इसकी जगह शनि बैठ गया, बस फिर तो करेला कड़वा और नीम चढ़ गया, ये मान के चलिएगा, करेला कड़वा और नीम चढ़ गया। क्यों? एक तो शनि के साथ बात यह है कि वो नैसर्गिक रूप से सबसे कमजोर ग्रह माना जाता है। तो अगर शनि इस भाव में बैठा जो कि नेचुरल गुरु का सबसे पावरफुल हाउस है, तो आधे से ज्यादा भाव तत्व, गुरु का तत्व जो है, ज्ञान का तत्व जो है, वो शनि को ही बैलेंस करने में लग जाता है। क्योंकि शनि बैठेगा तो चीजें देर से होंगी और बहुत ही कठोर संघर्षों के बाद होंगी। इस कारण से अगर शनि यहाँ बैठ जाए तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, गुरु के साथ तो फ्रेंडली है लेकिन गुरु की पॉजिटिव ऊर्जा, शनि जो कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट का प्लैनेट है, किस लिहाज से, नैसर्गिक बल से, तो इसके बल को संभालने के लिए ही गुरु अपने ज्ञान को देते देते बहुत समय अवधि ले लेते हैं। इसलिए जब कभी भी 9वें भाव में शनिदेव की स्थिति देखने को मिलती है, जीवन में भाग्य भी 36 साल के बाद खुलता है। शुरुआती जीवन काफी ज्यादा कठोर संघर्षों से निकलता है, लेकिन फिर वही बात है, शनि एक बार यदि किसी को बना दे तो उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। लेकिन वही बात है, इतनी ठोकरें देके वो सिखाएगा, बनाएगा कि आप अपने 36 साल की उम्र तक कई बार ये कह देंगे कि किस्मत होती भी है क्या, ये सवाल खड़ा होता है। इसलिए कह रहा हूँ, शनि क्योंकि नेचुरली दुख का कारक तत्व वाला ग्रह है, और देखिए दुख का कारक तत्व के ग्रह ने सबसे पॉजिटिव भाव को सबसे पहले हिट कर लिया और वहां पे बहुत ठोस प्रभाव से वो बैठा हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में जीवन में शुरुआती 30 साल या 36 साल तक कठोर संघर्ष के साथ ही उनको जीवन की जमीनी हकीकतों से सामना करते हुए बढ़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या इस भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह से ये कहें कि इसके फल अच्छे आ रहे हैं, फल तो वो इस बात पे ही देगा कि उसका इस कुंडली में किस भाव से रिश्ता है। क्योंकि ग्रह तो ये लेकर आया है कि ठीक है, मैंने पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए थे, उस लिहाज से वो ग्रह शुभ या अशुभ भाव का स्वामी हो गया। अगर ये ग्रह अष्टम का स्वामी हो रहा है या छठे का स्वामी हो रहा है तो भाग्य में देरी दिखाने की कोशिश करेगा। अगर वो भाग्य का स्वामी हो रहा है तो भी उसके बावजूद भी उसके कारक तत्वों को कभी कोई ग्रह नहीं छोड़ेगा। इस कारण से यहाँ पे ग्रह 11 नंबर की राशि में बैठ गया है, यहाँ पे ग्रह 10 नंबर की राशि में भी क्यों नहीं बैठ गया है, लेकिन शनि का कारक तत्व दुख, हार्ड वर्क, संघर्ष, उनको तो वो नेचुरली भाग्य में लेके चल पड़ता है। कठोर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह के रूप में माना जाता है, सबसे ज्यादा कठोर ग्रह के रूप में माना जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिल जाता है जीवन के अंदर। सूर्य के साथ रिश्ता क्या है, कोई फ्रेंडली तो है नहीं। ऐसे स्थिति में पिता तो होंगे, लेकिन पिता के होने के बाद भी उनसे मिलने वाले सुखों के अंदर कहीं ना कहीं कमी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि इसका सूर्य के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा नहीं मान सकते, वहां पे उसकी चीजों को दबाने की कोशिश कर देता है। कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो पिता जीवित तो रहेंगे, लेकिन शनि अगर भाग्य भाव में बैठा हुआ नजर आया है तो पिता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा टकराव की स्थितियां पैदा करने की कोशिशें देखी गई हैं जीवन के अंदर। गुरु के साथ समतुल्य हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। रोग भाव का कारक ग्रह है, यहां से जब बात कर रहा हूं, रोग भाव का कारक ग्रह है और आयु भाव का कारक ग्रह। आयु के लिहाज से एक घर आगे जाके बैठेगा तो ठीक है, आयु को समर्थन देगा, लेकिन रोग भाव का कारक ग्रह अगर 4 घर आगे बैठ गया तो रोग का सुख देने की भी कोशिश कर सकता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर अगर आपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखा, आपने अपने लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ को नहीं लेकर आए, क्योंकि शनि वहां बैठा मतलब आपको डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लेकर नहीं आए तो ऐसे स्थिति में आप बड़े रोगों की तरफ भी बढ़ सकते हो, इसको भी समझना पड़ता है। और सूर्य कहीं ना कहीं कारक है स्वास्थ्य का भी, तो जब यहाँ शनि बैठता है तो वो स्वास्थ्य पे भी प्रभावित करने की क्षमता दिखा देता है। अब बात करें, यहाँ पे मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, तो शुक्र के बैठने से वैभव, विलासिता वाले जो कारक तत्व हैं वो तो नेचुरली बढ़ जाएंगे, ठीक है, और अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शंस भी नेचुरल काम करने लगेगा, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, शुक्र का सूर्य के प्रति जो व्यवहार है वो थोड़ा सा डगमग हो जाएगा। शुक्र अगर कुंडली में नवम में बैठ जाए या दसम में बैठ जाए तो वो सूर्य के प्रभाव को नीच करने की कोशिश कर लेगा, क्योंकि शुक्र की एक राशि में सूर्य जाके नीच हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पिता के साथ संबंध को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। कब करेगा, जब भी बात आएगी वैभव की लेकर, पैसा, गाड़ी, शुक्र इनके कारक तत्व हैं, तो ये कारक तत्व यहाँ पे तो नेचुरली मिलने लग जाएंगे, लेकिन जब वो मिलने लग जाएंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पिता के साथ उन चीजों को लेकर रिश्ते खराब ना करें, ठीक है। गुरु ज्ञान है, शुक्र उसके प्रति बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव रवैया नहीं दिखाता, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में जाकर उच्च राशि हो जाता है, तो वो गुरु को ज्ञान की तरफ काम करने देता है। लेकिन विलासिता की चीजें जब उसे खींचने लगती हैं तो गुरु के साथ जो उसकी दुश्मनी है वो नजर आने लगती है कि ज्ञान के अंदर व्यक्ति जाने के बजाय विलासिता की तरफ चला जाता है। हाँ, बट ऐसे लोगों को नेचुरल नॉलेज आती है
शुक्र से जुड़े हुए तत्वों की, मेडिसिन की, आर्टिस्टिक नेचर्स की बहुत अच्छा ज्ञान देखने को मिलता है शुक्र यदि भाग्य भाव में देखा गया है तो। ठीक है, ओवरऑल बात करें, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वहां पे शुभता दिखाता है, वैभव को दिखाता है, लेकिन वैभव के कारण पिता से रिश्ते न खराब हो, इसको आपको आवश्यक रूप से समझना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोगों के पिता भी बहुत ही वैभवशाली हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो सबसे टफ प्लैनेट्स आते हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला आता है राहु। राहु का ना तो गुरु के साथ कोई ढंग का संबंध है ना सूर्य के साथ, इसलिए भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ मिले तो उसको अच्छा नहीं कह सकते। ठीक है, लाखों करोड़ों में से एक व्यक्ति ऐसा मिल पाएगा जो अपने जीवन में अपनी चाहतों को यदि नियंत्रित कर लेगा तब वो इस भाव से अच्छे फल निकाल पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि दुनिया में सब कुछ वश में कर सकते हो, आप अपनी चाहतों को वश में कभी ना कर पाओगे। राहु के साथ प्रॉब्लम क्या है? राहु कारक तत्व है चाहतों का, और भाग्य से, किस्मत से इनके में बहुत सारी चाहते हैं, और जो ये चाहते हैं वो पूरा भी हो जाता है। ये जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत भी करते हैं और वो पूरा भी हो जाता है। लेकिन अब उसके प्रभाव को समझिएगा, देखिए कैसे। राहु का काम है बढ़ाना, भाग्य में बैठेगा तो भाग्य को भी बढ़ाएगा, भाग्य की भी वृद्धि करेगा, लेकिन कारक तत्वों से भी तो देखिए, कारक तत्व के लिहाज से राहु जो है वो माया है, इमेजिनरी है, वह हर चीज को इमेजिनरी तरीके से बढ़ा देगा। सामने रखी 50 की चीज दिखाई देगी 5000 की, जेब में आप 50 रुपए लेके गए और खर्चे 5000 के हो गए, तो क्या ये अच्छी स्थिति होगी? नहीं होगी। ख्वाहिशें बढ़ा देता है यहाँ पे राहु, और भाग्य में बैठेगा तो भाग्य को भी बढ़ाता है और उसकी भी ख्वाहिशें बढ़ाता है। लेकिन माया जाल है, ठोस तत्व नहीं है, वो तो जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके तत्वों के हिसाब से काम करने लगेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। गुरु के साथ जब राहु जुड़ता है तो हम कहते हैं गुरु चंडाल, मतलब गुरु का जो ज्ञान है राहु उसको इतना बढ़ा चढ़ा देता है कि व्यक्ति यही नहीं समझ पाता कि वो ज्ञान कितना सही और कितना गलत है। सही गलत के फैसले को डिस्टर्ब करने की ताकत आ जाती है तब जब राहु गुरु के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो गुरु चंडाल फॉर्मेशन जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ भी यही लगाते हैं। गुरु का एक बेसिकली भाव है, यहाँ राहु बैठ गया तो गुरु के तत्व को, यानी अपने ओरिजिनल ज्ञान के तत्व से ज्यादा आगे चीजों को बढ़ा के चीजों को डिस्टर्ब करने की क्षमता दिखा सकता है। राहु का सूर्य के साथ जो व्यवहार है वो सबको पता है कि सूर्य को वो क्या करने की कोशिश करता है, नियंत्रित, यानी कि जब हम बात करते हैं सूर्य को ग्रहण करने की कोशिश करता है तो सूर्य के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है। ऐसे स्थिति में राहु की मौजूदगी यदि 9वें भाव में हो रही है तो पिता का जो तत्व प्रभाव है उसको भी क्या करेगा, उस पर ग्रहण सी स्थिति दिखाने की कोशिश करेगा। पिता के जीवन में संघर्ष रहा हो ऐसा कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना पड़ा हो, सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं या फिर पिता से जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पर ये राहु का जो प्रभाव है वो क्या करेगा, उसको मास्क करने की कोशिश करेगा। वो होंगे लेकिन उनसे आने वाले सुखों को भी थोड़ा सा ऐसा महसूस कराएगा जैसे कि वो उनका होना भी हमें उस प्रकार का सुख प्रदान नहीं कर पा रहा। वो चाहे कितनी भी पॉजिटिव राशि में बैठे, वो कितनी भी नेगेटिव राशि में बैठे, राहु तो उस राशि के ग्रह के तत्व के हिसाब से काम करेगा, लेकिन वो एक माया जाल है, वो एक माया जाल बहुत बड़े तरीके से बना देता है, इसके कारण परेशानियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो भाग्य भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति को यही समझाना पड़ता है कि आप बहुत कुछ सारी चीजें जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, वो आप सोच रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो हकीकत में उतनी ही बड़ी है जितनी कि आप सोच रहे हो। राई के पहाड़ जितनी भी बड़ी कई बार ऐसी स्थितियों में दिखाई दे सकती है, सोचने में लग सकता है। अब देखिए, भाव तो शुभ है, देव प्रकृति का भाव है, 9वां भाव है ना, और वो भी दैविक शक्तियों का भाव है, यानी कि यहाँ पे हम देवियों को मानते हैं। केंद्र में हम मानते हैं विष्णु जी को और त्रिकोण में हम मानते हैं लक्ष्मी जी को। अब ऐसे भाव में यदि क्रूर पापी ग्रह बैठेंगे तो भाव प्रभावित होता है, तो राहु भी एक प्रकार से क्रूर और पापी ग्रहों की संज्ञा में आता है। ऐसे स्थिति में जीवन के अंदर बहुत ही अनसर्टेन तरीके से अचानक का तत्व है, भाग में जो भी होता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, वो बहुत अचानक से होने लगता है ऐसे लोगों के जीवन में। जब राहु 9 में बैठा हो, अचानक से सरकार से जुड़ी हुई चीजें, अचानक से ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें खड़ी होती है, जहां पे कि बार बार क्वेश्चन होने लगता है कि अब अपने ज्ञान को टेस्ट करके बताइए, अब आप अपने जो एक ईगो फैक्टर है, एक अपनी प्रतिष्ठा है, उसको साबित करके दिखाइए। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बार बार खड़ी होने लगती हैं, क्योंकि राहु अचानक से कहीं ना कहीं घूमते फिरते जब दशाएं अंतर्दशाएं लगाएगा, चुनौतियां उत्पन्न करने लग जाता है। ठीक है, जो लोग बहुत ही हद तक अपनी चाहतों को कंट्रोल करके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से गुरु उनके ऊपर हावी होता है, तब सही ज्ञान से फैसले करते करते व्यक्ति जीवन में बच जाता है। इसलिए कई बार सुना होगा आपने कि जब राहु 9वें भाव में बैठा हुआ मिला है तो लोगों ने कहा है पुखराज को या गुरु के शरण में चले जाइए, तब जाके चीजें काफी हद तक सुधर जाएंगी, क्योंकि आप जिन चीजों को सोच रहे हैं वो इमेजिनरी है, उसको रियलिटी में गुरु के पास क्या है, किताबी ज्ञान का तत्व है, वो रियलिटी को पकड़ने की कोशिश करना जरूरी है कि हकीकत में क्या है और मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या है, उस अंतर को समझना पड़ता है। अब यहाँ पे आखिरी में आता है केतु। केतु के साथ तो प्रभाव थोड़ा उल्टा है। केतु का प्रभाव यदि इस भाव पे पड़ जाता है तो ऐसे स्थिति में केतु बारीकी देने की कोशिश करता है।
ठीक है। केतु जो है वो मोक्ष त्याग को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में यदि केतु यहाँ बैठा है तो सूर्य को ग्रहण तो नहीं लगाएगा, लेकिन उसके बाद भी वहां से त्याग की भावना पैदा करेगा, अपने लोगों से त्याग की भावना पैदा करेगा, गुरु के ज्ञान को और बारीकी से बढ़ाने की कोशिश कर देगा, ठीक है। लेकिन फिर वही स्थिति है कि वो जहां बैठ जाता है, अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व के भाव में बैठना तो अच्छा है, लेकिन केतु का कारक तत्व क्या है? केतु का कारक तत्व है डिटैच करना, चीजों से छुड़वाना। भाग्य में बैठ के भाग्य से वो पता नहीं कितनी चीजों को छुड़वा देगा आपसे, ये समझिए। क्योंकि यहाँ पर केतु अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व के भाव में बैठा और भी ज्यादा प्रबल हो गया। ऐसे स्थिति में कई बार वो बहुत सारी चीजों से भाग्य के द्वारा ही त्याग करवा देता है। संतान के ऊपर प्रभाव दिखाएगा, संतान से भी त्याग यानी दूर हटाने की कोशिश कर लेता है। केंद्र अपने फर्स्ट हाउस के ऊपर दिखाता है तो अपनी मान प्रतिष्ठा से भी त्याग की स्थिति दिखा देता है, क्योंकि केतु जो है एकांतवासी हो गया, वह एकांत में बैठ के काम करने वाला, बारीकी खोजने वाला ग्रह। तो राहु जब यहाँ बैठ के इसको बढ़ा रहा था बहुत तेजी से, केतु जब यहाँ बैठ गया तो भाग्य को बहुत बारीकी से सुई की नोक के बराबर पे ले जाके उसको छोटा कर रहा है, बहुत ही श्रिंक कर रहा है, बहुत ही इस तरीके से बना रहा है कि बहुत बारीक सी कोई चीज को साथ में लेकर यदि व्यक्ति चल पड़ा तब जाके वो भाग्य उसको बहुत अच्छा फल करेगा। क्योंकि ग्रह जिस तरीके का है उस तरीके का प्रभाव उस भाव पे पड़ गया है। उसका सूर्य से मित्र है तो वहां पे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोगों के जो फादर हैं वो भी बहुत ही बारीक माइंडेड होंगे, बहुत ऐसे लोगों ने जीवन में संघर्षों से बारीकियां बहुत सीखी होंगी। अगर कुंडली में केतु भाग्य भाव में हो और अगर गलती से दशा में चला तो बहुत भयंकर तरीके से बारीकियां सिखाएगा। जब कभी भी राहु और केतु की बात होगी तो ये ध्यान रखिएगा कि इस भाव का जो भी स्वामी बनता होगा वो अच्छे घर में जाके बैठा होना चाहिए। मान लीजिए भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठा है, तब जाके वो राहु और केतु आपको केंद्र के उस भाव के प्रति काम करके चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर राहु केतु यहाँ बैठ गए और फिर भाग्य का स्वामी 6-8-12 हो गया तो जीवन में संघर्षों को और ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। इसीलिए भाव के अंदर के ग्रहों की बात करके भाव की चर्चा कर रहा हूं। ये 33% है। भावेश यानी कि उस भाव के राशि स्वामी की स्थिति अगला 33% होती है, और ये जो कारक होते हैं इनकी स्थिति 33% होती है। इस ग्रह के यहाँ बैठने से भाव प्रभावित हो रहा है, कारक जो है ये ग्रह कारक को नेगेटिव प्रभावित नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे 33% चैलेंज है। लेकिन जब यहाँ पे राहु को बिठाया था तो राहु के बैठने से वो इन कारक तत्व चीजों से भी बहुत अच्छा फ्रेंडली नहीं है। उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि भाव के अंदर तो वृद्धि हो रही है लेकिन भाव भी पीड़ित है नैसर्गिक क्रूर प्रापी ग्रह से। तो भाव पीड़ित है 33% और कारक तत्वों जो है वो ग्रहों को भी प्रभावित करेगा। इस लिहाज से अगर कुंडली में गुरु या सूर्य प्रभावित हो गए, पीड़ित हो गए, तो फिर ये स्थिति 66% पे चली जाएगी। आई बात समझ में? इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आपको लेनी पड़ेगी। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना कि भाव का 33% रोल है। अगर भाव में कभी भी क्रूर पापी कठोर ग्रह जाके बैठे हैं तो भाव प्रभावित हो रहा है, उसमें संघर्ष आ रहा है, और ये भाग्य का भाव है। भाग्य के भाव में कौन व्यक्ति चाहेगा कि आपको संघर्ष मिले? कौन ये चाहेगा कि बहुत जीवन में कठोरता के साथ आपको चीजें जो है समझाई जाए? इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे अच्छा है कि भाई ये भाव खाली ही मिल जाए, कम से कम आपके पास एक आज़ादी हो अपने जीवन में चीज़ों को सीखने समझने की। अगर वो भाव भर गया तो जिस भी प्रकार के ग्रह से भरेगा उस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होंगी। इवन यहाँ पे बुध और गुरु भी बैठे तो इस पर्टिकुलर का इस वाले जो कारक तत्व हैं उन ग्रहों के, उनके साथ सराष्ट्रक हो जाना भी कई बार चुनौतियां देता है। इसलिए यहाँ पे शुभ ग्रह को भी मैं उतना शुभ नहीं कह पाता। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ये सुनने में, पढ़ने में और कहने में बहुत अच्छी बातें हैं कि भाग्य भाव में ग्रह बैठा है तो जब चलेगा बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी था, भाग्य में जाके बैठ गया, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से मेंटल टेंशन दी उसने। पूरे रिजल्ट आप इंसान से पूछ लो, 10 साल की दशा खत्म होने में कोई ऐसा शुभ प्रभाव रिजल्ट वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये कहना गलत है कि उस भाव में बैठ जाने से ग्रह शुभ हो गया। नहीं, ग्रह तो अपने भाव प्रभाव को लेकर चला था, आपके पूर्व जन्मों के कर्म पे निर्धारित करके लगन दिया गया था। उससे ग्रह को बता के भेजा गया था कि तुम इस भाव के स्वामी हो, तुम्हें अपने जीवन में दशा आए तो इस भाव का ही प्रभाव करना है। अगर यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा इधर ही का स्वामी हो तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा यदि 6-8-12 का स्वामी है तो आप ये नहीं कह सकते कि उस कंडीशन में भाग्य में बैठा हुआ ग्रह अच्छे और शुभ फल करेगा। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर शुभ भाव से आकर यहाँ बैठा है तो फिर अच्छा है, लेकिन जिस भाव से भी आया है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर 7वें भाव का स्वामी, कोई भी ग्रह 7वें भाव का स्वामी यहाँ आके बैठ जाए तो जीवन में ये नहीं कहूंगा कि भाग्य से विवाह है, मैं ये भी बोलूंगा कि भाग्य से जुड़ के विवाह है। साथ ही साथ विवाह में 3 घर आगे का प्रभाव, मतलब
पराक्रम की आवश्यकता है। ठीक है, सप्तमेश यदि भाग्य में जाके बैठ गया है, नोट कर लीजिए, यहाँ का स्वामी, यहाँ की राशि जो भी आएगी उस नंबर से देख लीजिएगा, उसका स्वामी यदि यहाँ जाके बैठ गया है तो विवाह के अंदर वहां से 3 घर आगे का मतलब है पराक्रम लगाने की आवश्यकता है, भाग्य के अंदर उस ग्रह के जाके बैठने की वजह से। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ आके बैठ गया है तो यहाँ से 6-8 हो गया है, इसका मतलब है मन की खुशी, माता की खुशी, संपत्ति की खुशी के लिए भी 6-8 के संबंध के साथ काम करना पड़ेगा। भाग्य है तो बहुत नेचुरल ऊर्जाएं उसको प्रभावित करेंगी, इस तरीके से देखा जाएगा। अगर किसी का 6ठे भाव का स्वामी भाग्य में आके बैठ जाता है, ये स्पेशल केस तब ज्यादा होता है जब 10 नंबर की लगन कुंडली आती है, ये और ये भाव दोनों बुध के पास चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में जीवन में आप देखिएगा 10 नंबर का जब भी लगन उदित होता है तो भाग्य में संघर्ष बहुत होता है। ऐसे लोगों को बहुत अचानक से नौकरी या शत्रुताओं जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, क्योंकि बुध जो है वो ग्रह भी बहुत तेजी से बदलाव दिखाता है। तो यहाँ पे जब भी कोई ग्रह बैठेगा दोस्तों, उसको उसके कारक तत्व प्रभाव के साथ जोड़कर भी देखिएगा और इन 2 ग्रहों के साथ उनके रिश्तों को भी जोड़कर देखिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। आंख बंद करके इस बात पे मत जाइएगा कि मेरे भाग्य में बैठा है इसलिए शुभ फल करेगा, है ना। अगर आपको मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बिठा दूं जिसका काम ही चोरी, बुराई, सब हर गलत हरकतें करना है, तो वो किसी भी भाव में बैठा है, वो अपनी हरकतों को त्याग नहीं सकता। ये कटु सत्य को ध्यान में रखते हुए बात करिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको जेल में बिठा दिया तो वो शरीफ हो गया, वो सत्संग में बैठ गया तो वो शरीफ हो गया। जब उसको खुली आज़ादी मिलेगी, वो ग्रह अपने कारक तत्व प्रभाव को 100% ही दिखाएगा। इसको ध्यान में रखना होता है। धन्यवाद।